जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड पॉलिटी का दूसरा पार्ट, या कह सकते हैं कि पहले पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस मैंने रखे थे। 20 प्रश्न 20 मिनट के एक तरफ से मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास भी समय कम है और कम समय में आपके पास यदि क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, क्वांटिटी के साथ एक अच्छे अच्छे प्रश्न मिल सके, तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे परीक्षा में। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा और सिर्फ 20 मिनट में 20-20 प्रश्न करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मिनट आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है आज सुबह ही, और आप जरूर देखें। उस वीडियो के अंदर मैंने 20 प्रश्न रखे हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जो आपको कहीं से मिल नहीं रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही ढूंढने के बाद और उसमें से सिलेक्ट कर करके मैंने वो प्रश्न तैयार किए। इसलिए मैंने बहुत अच्छी मेहनत की, आप जरूर उसको देखें। आज मैं सेकंड पार्ट है एक तरह से अपन कहे तो इस वीडियो का या पॉलिटी का, और इस सेकंड पार्ट को अपन पूरा करेंगे। और इसमें भी 20 प्रश्न है। कितने प्रश्न है इसमें भी? 20 प्रश्न है, जो ऐसे ऐसे चार्ट चार्ट कर लाए आपके लिए कि आपको बहुत फायदा होगा। प्रश्न के साथ उसकी व्याख्या भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको उस प्रश्न को अकेला ही ऑप्शन ही याद नहीं करना, उसके अंदर का भी कुछ चीज है जिसमें भी 3-4 प्रश्न बनने की संभावना रहती है, वो भी आपको याद हो सके। तो चलिए अपन चलते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, HSG के पॉइंट ना। और ये चैनल, इस चैनल पर मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिसमें राजस्थान जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सेकंड ग्रेड के लिए पॉलिटी होगी, एक दो वीडियो में इंडिया भूगोल के भी लाऊंगा, और उसके साथ ही जीके के भी मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। पहला प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव, ध्यान रखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा की गई, ये आपको समझनी है। तो मैं कह सकता हूँ आपको, यदि आपको पता है तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा रखा गया, तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो आप इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति इसका आंसर है, और बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रस्ताव रखा था। यदि आप कहें तो बलवंत राय मेहता समिति है, ये 1957 के अंदर बनी थी, और ये कोई इसके लिए नहीं बनाई गई थी। ध्यान रखना, ये दो चीजों के लिए बनाई थी। एक कहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम था 1952 में, और एक राष्ट्र के विस्तार सेवा थी 1953। इन दोनों के काम काज की जांच के लिए उसको बनाया था। किसके लिए? उसकी जांच के लिए उसको गठित किया था। और कहे तो उसी के साथ उसने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय स्थापना की सिफारिश की थी, जिसमें अपन कहते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई, और फिर तहसील स्तर पर पंचायत समिति हो गई, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं, कुछ इसके बारे में फैक्ट्स जानते हैं अपन कि क्या क्या इसमें था। ये था अपने बलवंत राय मेहता समिति, वापस मैंने जो बोला वही होगा शायद। बलवंत राय मेहता समिति पहला इसका उत्तर है। 1957 के अंदर गठित हुई, ये समझना, आप तारीख याद रखनी अपने को, बहुत बार मिलान वाला प्रश्न पूछा जाता है। भारत सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया, किसके लिए? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने के लिए। जानना, दोनों के कामकाज की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की थी। एक तरह से कहे कि बेहतर संचालन के लिए उस उपाय सुझाव हेतु नियुक्त एक समिति थी, और ये समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। और इसमें क्या बताया इन्होंने? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, दूसरा अपन प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न थोड़ा इसलिए मैंने रखा है, आप सोचेंगे ये पॉलिटी से संबंधित नहीं है, परंतु ये परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार, और कह सकते हैं कि अपने एक तरह से शिक्षा आयोग से संबंधित था, कि त्रिभाषा फॉर्मूला। ध्यान रखना, त्रिभाषा फॉर्मूला, और त्रिभाषा फॉर्मूले की सिफारिश किस समिति ने की थी? त्रिभाषा फॉर्मूले की सिफारिश किस समिति ने की थी? कहा जाता है कि भाई एक विद्यालय के अंदर त्रिभाषा, 3 भाषाएं होनी चाहिए, और ये समिति की सिफारिश किसने की थी? तो मैं अपन बोलते हैं राज्य समिति, कोठारी समिति, राजमन्नार समिति, या दत्त समिति। 4 ऑप्शन है, और इसमें अपने को ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या है अपने पास? कोठारी समिति। इसमें इसका आंसर क्या अपने पास? कोठारी समिति, और कोठारी समिति ने इसकी सिफारिश की थी। त्रिभाषा फॉर्मूला ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अपने को याद रखना है। क्या क्या इसमें है वो अपन देखते हैं, कि कोठारी समिति के अंदर त्रिभाषा फॉर्मूला 1961 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में तैयार किया गया था। कोठारी आयोग के रूप में जाना जाने वाला राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने एक क्रमिक फॉर्मूले की जांच की और सिफारिश की,
जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा अनुशंसित किया गया, यानी कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय भाषा 1968 में स्थापित हुई, या कह सकते इसका गठन हुआ, ये अपने को समझना है। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। अपन निम्नलिखित में से कौन संसद का हिस्सा तो है, ध्यान रखना, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का राष्ट्रपति। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री सदन का सदस्य होता है, वित्त मंत्री भी होता है, लोकसभा का अध्यक्ष तो लोकसभा है तो उसका अध्यक्ष है ही है, तो एक तरह से सदस्य होता है। भारत का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, ये आपको समझना है। परंतु अपन कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति सदस्य नहीं होता, परंतु उसका अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सदनों से जो भी बिल पारित होंगे, जो भी कागज बनेंगे, वो सब किसके साइन से होते हैं? वो राष्ट्रपति की साइन से होते हैं ना, ये समझना अपने को। तो राष्ट्रपति इसका संसद का हिस्सा माना जाता है, ये अपने को जानना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा शामिल है। हालांकि भारत का राष्ट्रपति संसद का घटक एक अंग तो है, ठीक है, लेकिन वो दोनों सदनों में किसी भी सदन में नहीं बैठता या चर्चाओं में भाग नहीं लेता। यह विधानमंडल में एक अंग है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। मैंने कहा आपको, हस्ताक्षर उसका होगा तभी सब काम इसका होगा, यानी कि हस्ताक्षर करने वाला आदमी सबसे ऊपर है, वो है राष्ट्रपति, यानी दोनों का अंग है। ठीक है, आगे अपन प्रश्न देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, देखिए उपराष्ट्रपति वैसे अपने सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, परंतु राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति कार्यों का निर्वाह करता है, ये अपने को जानना है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की संरचना क्या है ना? और चार ऑप्शन है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा व निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य। ये अब ऐसा प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो उसमें दोनों सदन में तो कुछ मनोनीत भी हो जाते हैं, पर मनोनीत इसमें नहीं होते, यानी कि तीन ऑप्शन तो इसमें एक बार अपने पास गलत हो गया। तो ये ऑप्शन इसका 2 है, इसका ऑप्शन कौन सा है? 2 नंबर इसका ऑप्शन सही है, 2 नंबर इसका ऑप्शन सही है। कौन सा है? लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अपन चलते आगे कुछ प्रश्नों की ओर, और इसके एक बार व्याख्या देख लेते अपन, क्या कहते हैं ये। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर एक बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि राज्य विधानसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते, आपको ध्यान रखना है। परंतु राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें राज्य के विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त होता है, ये अपने को जानना है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता वाक्यांश, ये समझना आप, समानता वाक्यांश एक शब्द है। समानता वाक्यांश किस देश से लिया गया? समानता वाक्यांश किस देश से लिया गया, ये अपने को जानना है। यानी एक तरह से कहें कि समानता का अधिकार की शुरुआत कहाँ से की गई, किस देश से लिया गया? तो चार ऑप्शन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान। इसका आंसर है अपने पास ब्रिटेन। इसका आंसर क्या अपने पास? ब्रिटेन। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं अपन आगे। तो कहते हैं कि भाई मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार के अंदर एक अपने पास अनुच्छेद 14 है, और उस अनुच्छेद 14 के अंदर समानता का अधिकार की बात की गई है। ठीक है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है, ये अपने को जानना है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 के अंदर समानता का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी की शुरुआत करता है, ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया, ये भी अपने को समझना है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अब इसमें एक वाद हुआ था, मनु बनाम बिहार संघ, मनु बनाम बिहार संघ याद रखना, या बिहार राज्य याद रखना, 1970 याद रखना है अपने को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 14 मनमानी को रोकता है। अनुच्छेद 14 मनमानी को रोकता है, मनु मन, है ना, याद रख सकते आप। मनमानी मनु, मनु बनाम बिहार राज्य 1970 है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 14 मनमानी को रोकता है, इसमें उचित वर्गीकरण संभव है, उचित वर्गीकरण संभव है, वह मनमाना या भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल में कुछ प्रतिरक्षण प्राप्त है, कुछ प्रतिरक्षण मतलब थोड़ा कुछ अलग इनको समानता दी गई है, ध्यान रखना, या समानता से थोड़ा अलग इनको एक रक्षा प्राप्त है, ये अपने को जानना है। आसान भाषा में कहे तो अपन कहे तो क्या कह सकते हैं अपन, जो एक अनुच्छेद की भाषा उसके अलावा, कि अनुच्छेद 14 क्या बोलता है
कि भारत के सभी लोग कानून की नजर में बराबर है, लेकिन समानता का मतलब यह नहीं है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो, बल्कि समान परिस्थिति वाले लोगों को समान अवसर व समान अधिकार मिले, ऐसा एक तरह से इस अनुच्छेद के अंदर कहा गया है। ठीक है, आगे अपन प्रश्न देखते हैं। जिला नियोजन के उद्देश्य से जिले में राजनीतिक व प्रशासनिक क्या कह सकते हैं अपन, ढांचे की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई, ढांचे की जांच के लिए कौन सी समिति की गठित की गई, ये अपने को समझना है। वापस प्रश्न बोलता हूँ, जिला नियोजन के उद्देश्य से जिले में राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए कौन सी समिति गठित की गई, गाडविल समिति, एमएल सिंघवी समिति, थोंगन समिति या कोई नहीं ना। तो इसका आंसर अपने पास है थोंगन समिति। कौन सा आंसर है अपने पास, थोंगन समिति है। ध्यान रखना, थोंगन समिति 1988 के अंदर थी, 1988 के अंदर गठित की गई थी। और पीवी थंगन नाम का एक अध्यक्ष था इसका। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने और उनको सशक्त बनाने के सुझाव की थी। इसने भी कुछ सिफारिशें की थी, वो सिफारिश पर आगे पढ़ते हैं। क्या क्या सिफारिश की वो अपने को जाननी जरूरी है, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने लिखी है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं। थोंगन समिति 1988, थोंगन समिति 1988, पीवी थोंगन इसका अध्यक्ष था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और उन्हें अधिक सशक्त बनाने के लिए सुझाव देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। थोंगन समिति की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी वो अपने को जाननी है। तो अपन कह सकते हैं थोंगन समिति की प्रमुख सिफारिशें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ये संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक तरह से ये इन्होंने सुझाव दिए। फिर कहते हैं नियत अवधि में चुनाव हो, हर 5 वर्ष में चुनाव का भी निर्णय किसने दिया, थोंगन समिति ने दिया। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ये ध्यान रखना। आरक्षण क्यों दिया गया, कारण क्या था, तो अपन कह सकते हैं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए थोंगन समिति ने पंचायती स्तर के अंदर अपन आरक्षण की बात की गई थी। ठीक है, आगे और देखते हैं अपन। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना पंचायत चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का भी इसने बात की। वित्तीय सशक्तिकरण, पंचायती राज संस्थाओं को अपने वित्तीय संसाधन, कर, शुल्क आदि जुटाने का अधिकार भी मिले, ऐसा भी बोला गया। विकास योजना का विकेंद्रीकरण, स्थानीय स्तर पर योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन, ये सब थे एक तरह से इसके सुझाव थे। और इसी का परिणाम था अपने पास कि थोंगन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही बाद में एल.एम. सिंघवी समिति और अन्य समितियों की रिपोर्ट के आधार पर साथ मिलाकर 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 और कहते हैं पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कौन सा, 243 अनुच्छेद, जो सबसे बड़ा अनुच्छेद है भारत के संविधान का, 243 पंचायती राज अधिनियम, यानी कह सकते हैं कि ये पीवी थोंगन समिति की सिफारिशों का सबसे बड़ा एक तरह से अपने पास रिजल्ट था। आगे देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। तो इसका आंसर है अपने पास छठी। ये प्रश्न एक्चुअली मुझे कहीं मिला था, किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो मैंने इसमें रख दिया है कि संविधान की एक अनुसूची है, छठी अनुसूची, और वो छठी अनुसूची अपन कह सकते हैं कि 4 पूर्वोत्तर राज्य जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित। ध्यान रखना, इसमें नागालैंड नहीं है, इसमें अरुणाचल प्रदेश नहीं है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड दोनों ही नहीं है इसमें, और सिक्किम भी नहीं है। तो 4 है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये आपको जानना है। आगे चलते हैं, छठी अनुसूची और भारतीय संविधान की छठी अनुसूची भारत के 4 पूर्वोत्तर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान करती है। जनजाति यानी कि एक जाति है जो जनजाति, उनके लिए छठी अनुसूची है पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसका सदस्य कौन होते हैं। अब हम कह सकते हैं, अभी मैंने उपराष्ट्रपति का बताया, उसी के अंदर मैंने बताया था कि संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं निर्वाचन मंडल के अंदर। ठीक है, निर्वाचन मंडल के अंदर। और कहते हैं एक इलेक्टोरल कॉलेज एक तरह से होता है, निर्वाचक मंडल होता है, और वो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 व 55 में वर्णित है। ये आपको समझना है, निर्वाचक मंडल कहाँ पर है, 54 व 55 में वर्णित है।
राष्ट्रपति के चुनाव में केवल यही लोग मतदान करते हैं, जैसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत इसमें भाग नहीं लेते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर कहते हैं राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी दो है, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी राज्य उन सब की विधानसभा, और केंद्र शासित प्रदेश दो है, कौन से? दिल्ली व पुडुचेरी। ये दोनों भी क्या कह सकते हैं, इन दोनों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। संविधान, भारतीय संविधान के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की विवृत्ति कहाँ उल्लेख है? सुरक्षा की विवृत्ति उल्लेख कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, उद्देशिका, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो नीति निर्देशक तत्व के अंदर एक तरह से अपन कहे कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति की अभिवृत्ति है, शांति और सुरक्षा की विवृत्ति का पर नीति निर्देशक तत्व के अंदर अपन कहे कि अनुच्छेद 51 है जो इससे संबंधित है, अनुच्छेद 51 इससे संबंधित है। क्या क्या है तो अपन देखते हैं इसके आगे। मैंने आपके लिए हर प्रश्न के आगे कुछ व्याख्या रखी है ताकि आपको प्रश्न बोरिंग न लगे। उस प्रश्न के अंदर का आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं इसमें, तो दोनों ही फायदा इसमें, देखना और सुनना दोनों तरह से आप इसमें लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन करते हैं। अनुच्छेद 51 है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। क्या क्या प्रावधान है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण व सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान बनाए रखना, विवादों का समाधान मध्यस्थता से शांतिपूर्ण तरीकों से करे, ऐसा भी कहा गया है। तो एक तरह से अपन कहे कि ये पूरा जो कर्तव्य है ये कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 51 अनुच्छेद के अंदर है। और उसमें क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा का संवर्धन। आगे देखते हैं अपन, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निम्नांकित में से संविधान में एक शब्द लिया गया संविधान में, प्राथमिक कर्तव्य के रूप में इंगित है ना। कहते हैं कि प्राथमिक कर्तव्य क्या होना चाहिए अपना नीति निर्देशक तत्व के अंदर। इसमें ऑप्शन है, पोषाहार स्तर में सुधार के लिए समान मजदूरी, पर्यावरण संरक्षण, ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसका आंसर है पोषाहार, क्या बोल सकते हैं हम? पोषाहार स्तर में सुधार के लिए कह सकते हैं कि पोषाहार में स्तर में सुधार होना चाहिए, नशीले पदार्थ का सेवन न हो, प्रोटीन विटामिन युक्त भोजन मिलना चाहिए। ये सब क्या है? अपन कह सकते हैं कि ये गांजा, चरस, इसमें रोक लगाई, ये भी सब किसके लिए? इसी के कारण हुआ, प्राथमिक कर्तव्य के रूप में पोषाहार स्तर में सुधार के लिए सब कार्य हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन इसके बारे में क्या क्या है। तो कहते हैं कि डीपीएसपी का हिस्सा है, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है क्या? पोषाहार स्तर में सुधार। आर्टिकल 47 के अंदर ये बात बताई गई है, राज्य का कर्तव्य होगा कि वो पोषण स्तर, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ को सुधारने का प्रयास करे। साथ ही राज्य नशीले पदार्थों और शराब के सेवन को प्रतिबंधित करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये किसमें है? प्राथमिक कर्तव्य के रूप में पोषाहार स्तर में सुधार की बात बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, क्या क्या बताया गया अभी। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सरकारी। देखिए इसका आंसर कौन सा होगा? राजनीतिक, क्योंकि राजनीतिक रूप से ही पूरे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है। तो अपने को ध्यान में रखना है, लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है? राजनीतिक है। ठीक है, इसका अपन कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी योग्य नागरिकों को अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। लोकतंत्र योग्य नागरिकों को कानून निर्माण में समान रूप से भाग लेने की अनुमति देता है और राजनीतिक आत्मनिर्णय के स्वतंत्र और समान अभ्यास को सक्षम बनाता है। इसलिए राजनीतिक पहलू को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक क्या करता है अपने पास? आत्मनिर्णय के स्वतंत्र और समान अभ्यास को सक्षम बनाता है। आगे अपन देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में, अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निरंतरता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? विनिश्चय यानी कि अंतिम निर्णय कौन करता है? ये ऐसा प्रश्न है कि अंतिम निर्णय कौन करता है, ये बता रहे। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 103 के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 103 के अनुसार है क्या, जो समझना अपने को। कहते हैं कि कौन सा ऐसा सदस्य जो संसद की सदस्यता से बाहर हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि किसको बाहर करना है, किसको नहीं करना, उसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति। क्योंकि संसद के 3 अभिन्न अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, किसी भी मंत्री को हटा सकता है, किसी भी सांसद को हटा सकता है, किसी भी सदस्य को हटा सकता है। ठीक है, अपन देखते हैं
क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 इस बात से संबंधित है कि यदि किसी व्यक्ति को संसद सदस्यता को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति करेगा। यदि किसी व्यक्ति की लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता पर प्रश्न उठता है, यानी वह सदस्य बनने के योग्य है या नहीं, अंतिम निर्णय भारत के राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति का निर्णय भारत के निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय प्राप्त होने के बाद ही लेंगे, ध्यान रखना। और यह राय या यह सुझाव राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। यदि निर्वाचन आयोग उसको बोलेगा कि नहीं, इसका जो निर्णय है वो सही है, यानी उस पर राष्ट्रपति दूसरा तर्क नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को उसको मानने के लिए बाध्यकारी है। ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है जो आपको समझना है। यूनिक है क्योंकि ऐसे प्रश्न हर कहीं मिलते नहीं है आपको, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी हर वीडियो नए नए मिलते रहे, ताकि आप 2 गुने 3 गुने के अंदर करके उसको देख ले। देखिए, ये जो था उसके अंदर मैंने वापस सरल शब्दों में भी मैं बात बताने की कोशिश की है। तो क्या है, अगर किसी सांसद की योग्यता पर संदेह होता है, जैसे दोहरी नागरिकता हो गई, लाभ का पद हो गया, आयु आदि हो गई, तो उस पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर ही फैसला लेते हैं। ये एकदम इसका जितना था ये सार, इस सब सार का एक तरह से ये मैंने बता दिया आपको। आगे चलते, अल्पसंख्यकों की भाषा। अल्पसंख्यकों की भाषा है और अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति का संरक्षण मौलिक अधिकार निम्नलिखित में से अंतर्गत निहित है। निम्नलिखित के अंतर्गत निहित है। 4 ऑप्शन है, वापस बोलता हूं मैं। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, यदि आपको पता है तो। अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और संरक्षण ये क्या है? एक तरह से अपन कहे तो यह सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार दिया गया है। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को कि वह अपने मौलिक अधिकार सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत निहित है, और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया इसके अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है तो वापस बोल देते अपन। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की सुरक्षा का मौलिक अधिकार सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत निहित है। अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत उल्लेखित एक अन्य अधिकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी अल्पसंख्यकों का आए तो उसमें सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। यदि लोकसभा में 545 सदस्य है, 5 सदस्य अनुपस्थित है, 50 मतदान नहीं किया, तो लोकसभा में प्रभावी बहुमत से किसी विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? देखो, ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है अपन, तो अपन कह सकते हैं, देखो 545 है, 545 में से कितने नहीं आए? 5 नहीं आए। मतदान कितने ने किया? 50 ने किया, यानी टोटल कितने हो गए? 55 माइनस कर दो इसमें से, अपने पास कितने बचे? अपने पास 490 बचे। अब देखिए, 50% अपने पास बहुमत होना चाहिए प्रभावी बहुमत से किसी विधेयक को पारित करने के लिए। तो 290 में अपन 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? 245। यानी कह सकते हैं कि अधिकतम 245 अपने पास चाहिए किसी विधेयक को पारित करने के लिए। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं अपन। संसद के प्रभावी बहुमत का अर्थ सदन की प्रभावी संख्या 50% से अधिक है। ठीक है, इसका तात्पर्य कि कुल संख्या से हम रिक्त सीटों को घटा देते हैं। जब भारतीय संविधान में सभी तत्कालीन सदस्यों का उल्लेख किया जाता है तो वह प्रभावी बहुमत को दर्शाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अपन देखते हैं कि यदि राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है, ठीक है, यदि 45 रिक्तियां है यानी खाली है और सदन की प्रभावी संख्या अभी 200 है, कितनी है? 200 है, तब प्रभावी बहुमत 200 का 50% प्लस 1 अर्थात 101 होगा। वही लोकसभा में यदि 545 है तो 50% कितना हुआ? इसमें घटा देंगे जो मैंने बताया, 290 का 45%, 50% 245। ऐसे आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते अपन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट। B.R. अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी थे, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, है ना, अयंगर थे। तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राजेंद्र प्रसाद तो अपन कह सकते हैं कि एक तरह से राष्ट्रपति बनाया था, एक तरह से सभा का सभापति बनाया था, अध्यक्ष बनाया था इनको। तो ये तो एक तरह से संचालन करते थे, यानी कह सकते हैं कि संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं अपन। और ये प्रारूप समिति तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, कौन सदस्य था, कौन किसकी जगह आया, किसकी मौत के बाद में आया, सब अपन पढ़ने वाले
है। मसौदा समिति यानी कह सकते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, मसौदा समिति 7 सदस्य की एक समिति थी। B.R. अम्बेडकर थे जो इसके अध्यक्ष थे। फिर गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, S.M. सादुल्ला, M. माधवराव, B.L. मित्तल की जगह, ध्यान रखना B.L. मित्तल पहले थे, उसकी जगह माधवराव आ गए। और T.T. कृष्णमाचारी एक थे जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उनकी जगह D.P. खेतान आ गए। प्रक्रिया समिति, ठीक है, नहीं रहना। ये कहता है प्रक्रिया समिति, इसकी जो प्रक्रिया हो रही थी उसकी समिति और संचालन समिति के नियमों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और ये अभी वर्तमान में पटवार एग्जाम 2025 का जो एग्जाम उसमें ये पूछा था कि संचालन समिति की अध्यक्षता किसके पास थी या संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये जो नाम है इसमें से कहते हैं कि राजस्थान का कौन था, कन्हैयालाल मुंशी था, डॉक्टर कन्हैयालाल मुंशी अकेला एक था राजस्थान का, डॉक्टर कन्हैयालाल मुंशी। ठीक है, आगे देखते हैं अपन 16 नंबर का प्रश्न, कौन भारतीय संविधान की न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख करता है, अलग करने का उल्लेख करता है। तो अपन कह सकते हैं प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राज्य का नीति निर्देशक तत्व हो गया, 7वीं अनुसूची हो गया। आप प्रश्न देखिए क्या इसका आंसर होगा और मुझे बताइए। ठीक है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को कहते हैं कि कार्यपालिका से अलग करने का उल्लेख कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व करता है। यदि आपने नीति निर्देशक तत्व पढ़े हैं तो उसके अंदर ये बात बताई गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों पृथक है। यदि कार्यपालिका है तो कार्यपालिका का उल्लेख न्यायपालिका में नहीं होगा, न्यायपालिका है तो न्यायपालिका का उल्लेख कार्यपालिका में नहीं होगा। दोनों अपने को याद रखना है। ठीक है, जैसे अपन कहे कि अनुच्छेद 50 के अंदर डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व के अंदर 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने का उल्लेख है। इसमें कहा गया कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका व कार्यपालिकाओं को अलग करने के लिए कदम उठाएगा, दोनों कभी एक नहीं रहेंगे, ये आपको जानना है। आगे प्रश्न है, राज्य का विधानमंडल निम्न में से भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है। आकस्मिक निधि, अकस्मात एक तरह से कहे अपन, आकस्मिक निधि का एक तरह से फंड है, फंड रिलीज कर सकता है। कैसे फंड रिलीज करेगा, देखो राज्य में किसके अनुसार करेगा। यदि आपने पढ़ा है तो 267 जो है ना वो आकस्मिक फंड से संबंधित है। 267 जो यदि कह सकते हैं अभी आकस्मिक निधि से संबंधित जो अनुच्छेद है उसका संबंध कौन सा 267 से है, ये अपने को समझना है। तो इसी के अंदर दो अनुच्छेद अलग है, जो एक तो केंद्र से और एक राज्य से है, एक केंद्र से और एक राज्य से। इसमें अपने को पूछा है राज्य, यानी राज्य है तो 267 है, 1 तो है केंद्र से, 2 है वो राज्य से संबंधित है, यानी 2 है। ये क्या है, राज्य की आकस्मिक नीति से संबंधित है। इसके बारे में पढ़ते अपन, चलिए आगे क्या क्या है इसमें। हाँ, 267 तो कह सकते हैं 261 है केंद्र की आपातकालीन नीति से, आकस्मिक नीति से, और राष्ट्रपति द्वारा स्थापित की जाती है। 267(2) क्या है, राज्यों की आपातकालीन नीति, ये आकस्मिक नीति से, और ये किसके, गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा स्थापित होती है, राज्य विधानमंडल की अनुमति से होती है, ध्यान रखना। राज्य विधानमंडल की अनुमति से ही राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि का अपन कह सकते हैं एक तरह से कहे तो उसकी स्थापना कर सकता है। यानी कहते हैं कि 267 का संबंध किससे, कंटिंजेंसी फंड यानी आपातकालीन निधि से, आकस्मिक निधि से है। ये आपको समझना, आकस्मिक निधि से है। ठीक है, फिर अपन कहे अनुच्छेद 262 यानी कहे क्या है, तो 267(2) किसी राज्य की विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा प्रावधान करने पर राज्यपाल उस राज्य की आपातकालीन निधि स्थापित करेगा। ठीक है, ये आपको समझना है। चलिए आगे प्रश्न नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न, और इसमें क्या है, संविधान निर्माता की सोच, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लेवल का प्रश्न है ये भी। संविधान निर्माता की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से प्रतिबिंबित होते हैं। किसके कारण होते हैं, तो ध्यान रखना, संविधान निर्माताओं की सोच प्रस्तावना के अंदर पूरी की पूरी सोच है। संविधान निर्माता की पूरी सोच किसमें बताई गई है, प्रस्तावना के अंदर बताई गई है, आपको जानना है ना। नीति संविधान निर्माताओं की सोच संविधान की आदर्श प्रस्तावना में निहित है या प्रतिबंधित होती है, उसमें दिखती है अपने को। फिर अपन कहते हैं किसकी गारंटी अधिनियम, निम्नलिखित में से किसकी गारंटी भारत संविधान द्वारा नहीं दी गई, किसकी गारंटी भारत सरकार या भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई, ये आपको जानना है। तो अपन कह सकते हैं सभी के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार भारतीय सरकार द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, बाकी तीनों गारंटी है, एक तरह से कहे कि अधिकार है तीनों। ठीक है, गारंटी अपन बोल सकते हैं, गारंटी भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई, अधिकार नहीं दिया गया,
तो ये तीनों समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये तो तीनों दिया गया, यानी गारंटी है एक तरह से। सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार यह नहीं दिया गया है। ठीक है, इसलिए अपन आगे देखते हैं, यदि अपन ने पढ़ा होगा तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन के द्वारा 21A का एक आर्टिकल जोड़ा गया था, उसमें बताया गया था निःशुल्क शिक्षा प्रावधान। ठीक है, जिसमें अपन कह सकते हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। चलिए, आपके लिए कुछ मटेरियल में लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 14 से 18। आपको याद रखना है 14 से 18 समानता है, 14 से 18 समानता है। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, स्वतंत्रता 25 से 28 में है, स्वतंत्रता 25 से 28 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और कहते हैं 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। जैसा मैंने आपके सामने बोला वही मैंने आपको वापस यहाँ पे लिखा हुआ दिखाया, क्योंकि मैंने खुद लिखा है तो मुझे पता है क्या क्या यहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। ठीक है, अंतिम प्रश्न हमारे पास, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस संविधान से लिया गया? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किस संविधान से लिया गया? यूएसए, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस। दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस, 4 ऑप्शन अपने पास। आपको बताइए, आयरलैंड क्या है? आयरलैंड से कहते हैं कि मनोनीत करने का जो क्रम है, मनोनीत करने के जो सदस्य का जो नियम है वो कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं अपन। भारत के संविधान ने आयरिश संविधान यानी आयरलैंड का संविधान। ठीक है, निम्नलिखित विशेषताएं उधार लिए। पहला है, राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई। और आयरलैंड ने कहा से ली गई? स्पेन से ली थी। ये ध्यान रखना, मैंने लिख दिया आपके सामने, कभी प्रश्न आ जाए तो थोड़ा आपको समझना कि मूल कहाँ की है। मूल है वो स्पेन की है और भारत ने वो लिए आयरलैंड से लिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछे कि नीति निर्देशित तत्वों की अवधारणा मूल रूप से कहाँ की है, कहाँ से मूल रूप से कहा गया? तो मूल रूप से पूछे तो स्पेन है, और यदि भारत ने कहा से लिए तो आयरलैंड से लिए। ठीक है, आपको जानना है। और आगे अपन देखें क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति, राष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचक मंडल है वो भी एक तरह से अपन कहते हैं कि आयरलैंड से लिया गया। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है, आपको जानना है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि ये थे अपने पास 20 प्रश्न, टॉप मोस्ट 20, टॉप 20 अपन एक तरह से मैच खेल रहे। और इस 20 प्रश्नों के अंदर करते करते अपन एक तरह से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और इसी प्रश्नों के साथ आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के एक तरह से कहे कि व्याख्या भी आपको दे रहा हूँ। ध्यान रखना, अच्छी अच्छी व्याख्या दे रहा हूँ आपको, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी प्रश्न लेकर आ रहा मेरा काम नहीं है, प्रश्न के साथ साथ आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देने का कार्य मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों और यारों को शेयर भी करें। देखो, शेयर करेंगे तो ही मुझे मोटिवेट मिलेगा दूसरों के साथ अपना यूट्यूब चैनल